हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस में। तो आज हम हैं जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी का डे नंबर 2 करने वाले हैं। पहला हमने है जो कि करवा दिया है पहला वीडियो। यदि डे नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो पिछले वीडियो में हमने है जो कि क्या जाना, तो पिछले वीडियो में हमने संसाधन के बारे में जाना और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इन सबों के बारे में जाना। और संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर है जो कि 2 भागों में बांटा गया था, जैव और अजैव, जो कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब हम है जो कि आगे है जो कि जानेंगे कि संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया है और कितने भागों में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर करें, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। और तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संसाधन है जो कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। तो अब हम उसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि संसाधन को उपयोगिता के आधार पर है जो कि कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधन को उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन है, तो पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो अब हम है जो कि समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैसा संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिन्हें जो कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वह संसाधन समाप्त हो जाए तो फिर भी है जो कि उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में हमारा हो जाएगा ऊर्जा, पवन, जल इत्यादि। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी है जो कि हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। तो अब हम है जो कि देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अब हमें देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन को। अनवीकरणीय संसाधन ये हो गया हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अब इसका परिभाषा लिखेंगे। तो वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम ले लेते हैं, जैसे में हमारा हो जाएगा क्या, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि। ये सभी है जो कि हमारा क्या है, तो ये सभी हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि एक वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि कोयला एक बार समाप्त हो गया तो यह जो कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह इसके बनने की प्रक्रिया है जो कि लाखों वर्ष बाद होती है, यानी कि लाखों वर्ष बाद है जो कि मिलता है। लोहा भी है जो कि एक बार पेट्रोल भी है जो कि समाप्त हो जाए तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सॉरी यहाँ पर है जो कि हमारा पवन ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पवन ऊर्जा हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन में भी देख सकते हैं ऊर्जा हमारा समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा भी जैसे कि सूर्य से बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य कभी समाप्त ही नहीं होगा। जल भी है जो कि समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये सभी नवीकरणीय संसाधन हो गया। और यह जो कि हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो गया। तो आशा करते हैं कि आप है जो कि उपयोगिता के आधार पर जो भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझ गए होंगे। और इसमें जो कि आपको कुछ खास डाउट
नहीं रहा होगा। यदि भी फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या डाउट रहा है। तो तब तक है जो कि आप इन्हें लिखें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमें जो कि आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो कि पिछले स्लाइड में देखा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संसाधनों के उपयोग करने के आधार पर देखा था, जो कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। तो इसमें हम जो कि देखने वाले हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा? पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें जो कि व्यक्तिगत संसाधन में है जो कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन में किसी समूह या समुदाय का, और राष्ट्रीय संसाधन में है जो कि हमारा राष्ट्र का अधिकार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। तो ये सभी को हम है जो कि आप समझेंगे और सभी को परिभाषित भी करेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो अब हम जो कि देखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो किसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन? तो वैसा संसाधन कहते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में हम लिख सकते हैं भूखंड, यानी कि घर। क्या लिख सकते हैं? जैसे में भूखंड हो गया हमारा, घर हो गया, मोबाइल भी हो जाएगा हमारा, मोबाइल, या जो कि मार्कर भी है जो कि इस पर भी व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण यह भी हो सकता है, यानी कि मार्कर भी, क्योंकि है जो कि यह किसी खास व्यक्ति का है, यानी कि हमारा है, इसीलिए मार्कर भी हो जाएगा। बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड, टेबल भी लिख सकते हैं इत्यादि। ये सभी क्या हो गया? ये सभी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे भूखंड, मोबाइल, बोर्ड, टेबल इत्यादि। तो हमें जो कि लिखेंगे कि देखेंगे कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन 2 सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तो हम जो कि समझेंगे कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन लिखेंगे, वैसा संसाधन जिस पर किसी समूह का अधिकार हो, किसी समूह का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम जो कि सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास, जो कि खास हो जाएगा, लिख लीजिएगा, जिस पर किसी खास समूह का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे में हमारा हो गया विद्यालय हो गया, और सामुदायिक भवन, ये सभी क्या हो गया? तो ये सभी है जो कि हमारा सामुदायिक संसाधन हो गया। तो यह विद्यालय है जो कि कैसे सामुदायिक संसाधन हो गया, इसको भी समझते हैं। क्योंकि विद्यालय पर है जो कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन में
मोबाइल पे है जो कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का होता है। तो विद्यालय क्या किसी एक व्यक्ति का होता है? तो नहीं, विद्यालय है जो कि किसी समूह या समुदाय का है जो कि किसी गांव का होगा, यानी कि यह कि पूरे गांव का होता है। इसलिए इसमें है जो कि किसी खास व्यक्ति यानी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार विद्यालय पे नहीं होता, इसलिए है जो कि यह सामुदायिक भवन होता है। और यहाँ पर है इसलिए है जो कि विद्यालय सामुदायिक संसाधन होता है। और ये है जो कि हमारा सामुदायिक भवन को देखते हैं, तो सामुदायिक भवन भी है जो कि सामुदायिक संसाधन है। जैसे कि सामुदायिक भवन में है जो कि पंचायत वगैरह होता है, तो यह है जो कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, या फिर सामुदायिक भवन है जो कि किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। इसलिए यानी कि इसमें है जो कि सभी व्यक्ति का आने जाने आ जा सकते हैं, तो इसलिए जो कि सामुदायिक भवन भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ गया। और ऑप्शन लेना है तो जैसे कि हम ले सकते हैं मंदिर भी हो गया, मंदिर कब्रिस्तान इसी तरह के है जो कि कई ऑप्शन हो सकते हैं सामुदायिक संसाधन के। जैसे कि मंदिर भी है, तो मंदिर भी है जो कि किसी एक व्यक्ति यानी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होता। वहीं पर भूखंड यानी कि ज़मीन है जो कि किसी एक व्यक्ति का होता है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का भूखंड है, यदि वह मना करता है तो उस पर नहीं दूसरा व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मंदिर पर जाने से है जो कि कोई मना नहीं कर सकता है। विद्यालय में भी जाने से कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए यह किस संसाधन के अंतर्गत आया? तो यह जो कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आया। तो आप है जो कि समझ गए होंगे कि है जो कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो यह जो कि हमारे स्वामित्व के आधार पर 4 थे, जिनमें से हमने 2 पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को। तब तक है जो कि यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले हम। तो अब हम जो कि देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अब हम जो कि राष्ट्रीय संसाधन को समझेंगे, तो इसका है जो कि परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन लिखिएगा, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, खनिज, फिर जल संसाधन, भूमि संसाधन, ये सभी क्या हो गया, ये सभी जो कि हमारा क्या हो गया, ये सभी हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब ये कैसे हुआ इसको भी समझते हैं। तो यह इसमें क्या कहा गया है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन हो। अब जैसे कि यह कोई भी खनिज मान लिया जाए कि यह भारत का है, किसका है, भारत का है, तो इस पर अधिकार किसका होगा, तो भारत का ही होगा, पाकिस्तान का तो नहीं होगा। जैसे कि खनिज है, यदि भारत का है तो यह भारत का ही ना होगा, यानी कि इस पर किस देश का अधिकार है, तो भारत का अधिकार है, इसलिए यह भारत का राष्ट्रीय संसाधन हुआ। अब जैसे कि जल संसाधन है, तब जल है जो कि भारत का है, तो यह भी है जो कि भारत का राष्ट्रीय संसाधन हुआ। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे रोक दिया गया था, तो यह जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जल को रोक दिया गया था, यानी कि जल भी है जो कि एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया। यदि वह उस देश का जल है तो उसी देश का राष्ट्रीय संसाधन हुआ। भूमि संसाधन, यानी कि भूमि है जो कि भूमि किसी भी देश का भूमि है तो वह जो कि उसी देश की संसाधन के रूप में जाना जाएगा। यानी कि यह भूमि है जो कि भारत की है, यह भूमि भारत की है, तो क्या यह संसाधन पाकिस्तान की कहा जाएगा, यह संसाधन पाकिस्तान का कहा जाएगा? नहीं, यह जो कि जब संसाधन जमीन भारत का है
यह जो कि संसाधन भी भारत का ही हुआ, यानी कि यह भारत का राष्ट्रीय संसाधन हुआ। भूमि यानी जैसे कि कश्मीर है, तो कश्मीर भी है जो कि एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आया, उसे वहाँ कोई भी भारत का नागरिक जाकर घूम सकता है। इसीलिए है जो कि ये सभी भूमि संसाधन भी, जल संसाधन और खनिज भी है जो कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया। अब हम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन, ये जो कि हमारा क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर, वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में वायुमंडल, अंतरिक्ष, ये सभी क्या हो गया, ये है जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय, या फिर समुद्र और महासागर भी रख सकते हैं, समुद्र और महासागर, ये सभी किस में आ गया, तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ गया। अब यह कैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसको भी समझते हैं कि जैसे कि वायुमंडल मान लीजिए, तो वायुमंडल में क्या एक ही गैस होता है, नहीं, वायुमंडल में जो कि बहुत प्रकार के गैस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वो हो गया हमारा। इसी तरह से है जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो क्या ऑक्सीजन किसी देश का स्पेशल हो सकता है, नहीं, ऑक्सीजन सभी लेते हैं, इसीलिए यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हुआ। अंतरिक्ष क्या, अंतरिक्ष में कोई एक देश के लोग ही जा सकते हैं, नहीं, अंतरिक्ष में कोई भी जा सकता है, जैसे कि चांद पर भी ले सकते हैं, चांद पर कोई भी जा सकता है, यानी कि चांद पर भी किसी देश का स्पेशल देश का अधिकार नहीं है। इसलिए जो कि अंतरिक्ष भी हमारा क्या हो गया, अंतरिक्ष भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। समुद्र और इसी तरह से समुद्र और महासागर भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो आज हमने है जो कि देखा क्या, तो आज हमने है जो कि स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार था, जिसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो है जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे एक हो जो कि विकास के आधार पर है जो कि बांटा गया है संसाधन को, उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।